हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आज हम लोग अपने क्लास के सामने यहाँ पे खड़े हैं सिविल गुरुजी लखनऊ सेंटर में, और आज हमारी क्लास का एक प्रेजेंटेशन होने वाला है। एस्टिमेशन क्लास का फाइनल प्रेजेंटेशन हो रहा है। इन्होंने क्या 15 दिन में सीखा, क्या चीज़ें इनको आ रही है, इसके बारे में ये आज जो है पूरा इस प्रेजेंटेशन में बताएंगे जो है। और आप चलते हैं, देखते हैं हमारे इंजीनियर्स कैसे अपना एक एक जो है प्रेजेंटेशन देंगे जो है। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Good afternoon, all of you. My name is Mohammad Khalid Qureshi. I belong to Giriti, Jharkhand. I have completed BTech 2018 AITS कॉलेज उदयपुर राजस्थान कोटा। मैं आज बताने जा रहा हूं सबसे पहले टाउनशिप लेआउट। टाउनशिप लेआउट क्या होता है, थोड़ा हम इसके बारे में जानकारी ले लें और हम इसको कैसे निकालते हैं। सबसे जो मेरा साइट पे अगर आते हैं तो सबसे पहले जो मेरा काम है वो टाउनशिप लेआउट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जो भी मेरा बिल्डिंग बनता, जहां भी जो मेरा कंस्ट्रक्शन होता है, तो सबसे पहले हमको टाउनशिप लेआउट करना होता है। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं, कौन सा मेथड से करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक रोड है, तो रोड से जो हम 4 मीटर हट के करते हैं। जैसे हमको यहाँ प्लॉटिंग करना है तो हम प्लॉटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमको 4 मीटर जो है छोड़ना पड़ता है। किसके लिए? गवर्नमेंट पर्पस के लिए। जैसे इसमें ड्रेनेज बनाएगा गवर्नमेंट, इसमें इलेक्ट्रिकल पोल लगवाएंगे, या तो पार्क के लिए ये हमको 4 मीटर छोड़ना पड़ता है। तो ये जब 4 मीटर हम छोड़ते हैं, 4 मीटर छोड़ के हम इधर जो सो अपना प्लॉटिंग करेंगे। ये मेरा प्लॉटिंग है, पूरा ये प्लॉटिंग एरिया है। अब हमको यहाँ से प्लॉटिंग करना स्टार्ट होगा। तो ये मेरे पास क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने। सबसे पहले मेरा यहाँ क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट लिए। यहाँ से मेरा यहाँ तक जो है 6 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा 4 मीटर है। ये 4 मीटर है। इसको हम निकालते हैं कैसे, हमको निकालना बहुत जरूरी है। और किस मेथड से निकालते हैं वो भी तो हमको चाहिए ना। तो हम जो है इसको निकालते हैं डायगोनल मेथड से, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस के रूल से। तो हम लोग पाइथागोरस के रूल से निकालते हैं इसको। और निकालने के बाद मेरे पास ये रेफरेंस पॉइंट है। जब भी मेरे पास कोई ड्राइंग रहेगा तो ड्राइंग के अनुसार उसमें एक रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ रहता है। तो उस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू से हम क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। जब भी मेरे पास कोई भी ड्राइंग आता है, जैसे बिल्डिंग का ड्राइंग दे दिया, तो उसमें कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट रहता है। जैसे रोड हो गया, पोल हो गया, पेड़ हो गया, कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट रहता है। उस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू से हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। तो मेरे पास ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ क्या है, ये रोड है। मैंने इस रेफरेंस पॉइंट से प्लॉटिंग करना स्टार्ट किया। सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ 6 मीटर लिए, और यहाँ से यहाँ मेरा कितना है, 4 मीटर है। यहाँ से मैंने रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक आए। जैसे हमको ये इस पॉइंट को फाइंड करना है, तो हम यहाँ से टैप पकड़ेंगे और यहाँ तक आएंगे, इस पॉइंट तक। तो जो इसकी लाइन है वो सेंटर होगा, इक्वल में होगा। तो यहाँ तक आए, तो ये रेफरेंस पॉइंट के थ्रू से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ये डायगोनल से, ये ट्रायंगल से। ये 4 मीटर है और ये 6 मीटर है। तो होता है मेरे पास फॉर्मूला H = px² प्लस bx²। उसके बाद यहां से हमको डायगोनल पता चल जाता है। यहां से h को इसको बोल सकते हैं डायगोनल। जब डायगोनल पता चल जाता है, मेरे पास ये पता चल गया यहां से यहां और यहां से यहां। जब हम ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को ज्ञात करेंगे, तो ये वैल्यू मेरा डायगोनल निकल जाएगा। जैसे डायगोनल निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, टेप के माध्यम से भी हम चौथा पॉइंट निकाल लेंगे। चौथा पॉइंट निकालने के बाद जो सब इसी थ्रू से जो सब हम प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और प्लॉटिंग धीरे धीरे जो सब स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लॉटिंग कर देंगे। उसके बाद मेरा प्रेजेंटेशन है सेंटर लाइन लेआउट। इसके बाद आता है सेंटर लाइन लेआउट।
क्या करना पड़ता है, साइड क्लीनिंग करवाना पड़ता है। जैसे मेरे पास देख रहे हैं कि साइड इस तरह है, तो क्या इस पर पॉसिबल है? इस पे पॉसिबल नहीं है, सेंटर लाइन लेआउट करना इस पे पॉसिबल है। सबसे पहले हम लोग साइड क्लीनिंग करवाते हैं। अब साइड क्लीनिंग देखते हैं कितना करवाते हैं। देखो, जब हम साइड क्लीनिंग करवाते हैं तो उसमें जैसे मेरे पास ये एरिया दिया हुआ है, ये मेरे पास 4 मीटर है और ये मेरे पास 5 मीटर एरिया है, तो क्या हम इतना ही साइड क्लीनिंग करवाएंगे? नहीं, हम 1 मीटर और एक्स्ट्रा करवाएंगे। जैसे ये 4 मीटर है तो इसको 5 मीटर कराएंगे, और ये 5 मीटर है तो इसको हम 6 मीटर करवाएंगे। अब 1 मीटर एक्स्ट्रा हम क्यों करवाते हैं? ताकि कोई भी मटेरियल है, सीमेंट हो, एग्रीगेट हो, सैंड हो, जो भी हो, हम इसको साइड में रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन लेआउट स्टार्ट करते हैं। सेंटर लाइन लेआउट स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो सो सेंटर टू सेंटर, ये डायगोनल के थ्रू से सेंटर टू सेंटर हम लोग जो सो पॉइंट निकालते हैं। और हम लोग पॉइंट क्यों निकालते हैं? कि एग्जैक्ट कॉलम को प्लेसिंग करने के लिए। अब देखो, हर एक जगह जो सो सेंटर लाइन लेआउट करके हम लोग सेंटर लाइन लेआउट करके हमने निकाल दिया। देखिए यहाँ पहले नेल गाड़ा, उसके बाद नेल काटने के बाद थ्रेडिंग किया, थ्रेडिंग करने के बाद जो सर मेरे पास F1 फुटिंग है। ये मेरे पास 2 फुटिंग होते हैं, एक F1 है और एक F2 है, और जिसका डेप्थ दिया हुआ है। ये एक्सप्रेशन करवा रहे हैं, तो F1 के लिए 1600 है और F2 के लिए 1400 mm है। तो हम इसको क्या करते हैं, क्या हम उतना ही गड्ढा करवाते हैं? नहीं, उससे हम ज्यादा एक्सप्रेशन करवाते हैं, उसमें जो सो प्लस करते हैं। जैसे 1600 थे 100 mm जो सो हम एक्स्ट्रा करवाते हैं। 100 mm एक्स्ट्रा हम क्यों करवाते हैं? जैसे हमको अगर कास्टिंग करना होता है, तो अगर हम कास्टिंग करेंगे पूरे में, तो उसमें जो वाटर और सीमेंट का जो रेशियो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा कौन? सॉइल। या तो हम सेटिंग लगाने के लिए वो 100 mm हम एक्स्ट्रा करवाते हैं। उसके बाद हम करते हैं सैंड फिलिंग। अब सैंड फिलिंग तो इसमें हम 100 mm हम दे दिए, लेकिन एज पर ड्राइंग के अनुसार हम दिए 100 mm। अगर ये चीज ड्राइंग में नहीं दिया हो रहता तो हम क्या करते हैं, 4 से 8 सेंटीमीटर तक हम सैंड फिलिंग कराते हैं। और सैंड फिलिंग काम क्या करता है? सबसे बड़ा, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है, भूकंप आता है, तो उसमें जो है टूरिज्म का काम करता है। वो इफेक्ट नहीं होने देता, बिल्डिंग को जरा सा इफेक्ट नहीं होने देता, इसलिए हम सैंड फिलिंग कराते हैं। इसके बाद हो गया पीसीसी। इसमें भी पीसीसी जो सो 100 mm कराते हैं। अगर इसमें अगर ड्राइंग में नहीं दिया हो रहा है तो हम लोग जो सो 4 से 6 इंच तक हम लोग करा सकते हैं। उसके बाद हो गया ये भुर्जी। ये भुर्जी का काम क्या है? भुर्जी हम लोग क्यों देते हैं? जब हम लोग सेंटर लाइन ले आउट करते हैं तो ये मेरा कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, और मेरे पास यहाँ भुर्जी लगा हुआ रहता है, भुर्जी बना हुआ रहता है। फिर क्या इसको कॉम्पैक्ट करके बनाते हैं आरसीसी से। तो यहां से यहां तक का जो मेरा सेंटर लाइन है, और ये भी मेरा भुर्जी है, यहां से यहां तक हम थ्रेड को जो है सो एक सेंटर में धागे को नेल गाड़ के बांध देंगे, और फिर यहां से यहां तक जो है सो नेल गाड़ के हम बांध देंगे। तब यहां से जो है सेंटर पता चल जाता है मेरा। जहां कॉलम जो होगा ना एग्जैक्ट पोजीशन, वो हमको यहां से पता चल जाता है। तो यहां से जो सो हम कॉलम को एग्जैक्ट प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हो गया इसके बाद अगर रेक्टेंगल मेरे पास है फुटिंग, रेक्टेंगल फुटिंग है। उसके बाद मेरे पास ये आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी।
एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए। शुरू करो जोश के साथ। Yes, sir. Good morning to all of you. My name is Mohammad Ibrahim. I have completed my BTech from ATTU. I belong to Bareilly. Now here I am pursuing this training course from Civil Guruji. Now today's my topic is Introduction to Estimation, which I have learned for last 15 days. So Introduction of Estimation. Estimation होता क्या है एक्चुअली? एस्टिमेशन में है कि हम एस्टिमेट निकालते हैं। एस्टिमेट हमारा होता है कि सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल क्वांटिटीज ऑफ एटम्स। हमारे जो बिल्डिंग में जो क्वांटिटीज ऑफ एटम हैं वो बिल्डिंग से रिलेटेड होना चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से। तो उनके टोटल क्वांटिटी ऑफ एटम्स इनटू रेट, और उनका रेट क्या है, इन दोनों को निकालते हैं तो उसे एस्टिमेशन बोलते हैं। कि हम निकाल लेंगे क्वांटिटी ऑफ एटम्स, क्वांटिटी इनटू रेट्स, और ये रेट जो है हमें वो मिलते हैं हमारे DSR से, डेली शेड्यूल रेट से। तो हमारा इसे बोल जाता है बिल ऑफ क्वांटिटी बन जाता है। तो हमारा क्वांटिटी इनटू रेट तो बिल ऑफ क्वांटिटी बन जाता है। अब हमारे बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें लगती हैं, हम वॉल लगा रहे हैं, उसमें डोर भी हैं, उसमें हमारा प्लम्बिंग सिस्टम भी है। तो हर चीज को हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। हर चीज को कैलकुलेट करने का, एस्टिमेट करने का अलग अलग यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले जो हमारा है कि अगर हमारी वॉल वगैरह है जिसमें हमें लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, ये सब दे रखी है, इनको हम क्यूबिक मीटर में निकाल लेते हैं इन चीजों को। और कोई चीज ऐसी होती हैं जैसे हम बोलते हैं इन्यूमरेटेड क्वांटिटीज। इन्यूमरेटेड क्वांटिटीज सिंपली मीनिंग होता है और क्वांटिटीज, मीनिंग अगर आपको उनका डायमेंशन ही पता हो तब भी उनके बारे में आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो इन्यूमरेटेड क्वांटिटीज को हमेशा हम नंबर में निकालते हैं, मतलब क्वांटिटी कितने पीसेस हैं। कोई दिक्कत नहीं, देखो सबको जो जैसे बोल रहे हो इसको मैं काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बोल रहे हो ना तो अपने स्लाइड्स का भी ध्यान रखना है। जो स्लाइड हम लोग बनाए हैं, ये स्लाइड तुम उसमें लिख दिए हो वो गलत है। पहली बार इसको देखो आपको कैसे करना था। ये खोले आप, एक बार ऐसे हैं यहाँ पे, एक बार ऐसे चले और ऐसे इसको कर दिए, बिल ऑफ क्वांटिटी बोल दिए, 1 मिनट लगा। फिर ऐसे कर दिए, आगे वाला बटन दबाते जाना है, फिर एक्सकवेशन के बारे में बोल दिए, ठीक है। तो चलो अब आप पहला स्लाइड दबाओ, बस इसमें आगे वाला बटन दबाना है सबको, ये वाला देखो। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शुरू में जो यूनिट दो तीन वो जल्दी से बता के फिर मैं एक्सहिबिशन पे आ जाऊंगा। नहीं आप बताओ। तो जांच करने की वही सोचो। एस्टिमेशन ये होता है, तो हमने सारी क्वांटिटीज निकाल ली, इनटू रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा टोटल एस्टिमेशन होता है। लेकिन हम यहाँ पे हम सीखेंगे एस्टिमेशन फ्रॉम जो फाउंडेशन का है, फाउंडेशन से लेके बैकफिलिंग तक जो हम करते हैं, वो जो फाउंडेशन तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये होता है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का क्या मतलब होता है कि एक्सकेवेशन में हम करते हैं जैसे जो एक्सकेवेट करते हैं ग्राउंड को, जो एज पर ड्राइंग करते हैं, जो ड्राइंग में दिया हुआ होता है कि हमें इतनी डेप्थ तक एक्सकेवेट करना है, वो एज पर ड्राइंग करते हैं एक्सकेवेट। एक्सकेवेट करने के बाद जो हमारा अब जो लैंड है, जो हमारे पास एक्सकेवेटेड पिट है, उसके अंदर सबसे पहले हम प्रोवाइड करते हैं लेयर ऑफ सैंड फिलिंग। ये सैंड फिलिंग की लेयर प्रोवाइड करते हैं सबसे नीचे, सबसे पहली लेयर, और इसकी थिकनेस 4 इंच टू 8 इंच हो सकती है एज पर, और ये हमें ड्राइंग में भी मेंशन रहती है। तो हमने सबसे पहले सैंड लेयर प्रोवाइड करा दिया। इसका प्रोवाइड कराने का मेन पर्पस ये होता है कि ये एज ए क्वेश्चन काम करती है। मतलब ये थोड़े बहुत जो अगर हमारा शरीर जो आ रहा है, हमारा अर्थक्वेक में जो भी आता है वाइब्रेशन वगैरह, उस वाइब्रेशन को ये एडजस्ट कर सकती है। तो ये हम इसका पर्पस होता है हमें सैंड प्रोवाइड कराने का, सैंड फिल का। उसके बाद हम प्रोवाइड कराते हैं पीसीसी। पीसीसी की भी थिकनेस जो हम लेते हैं वो 4 to 6 इंच लेते हैं। पीसीसी जो है एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्राटा, एक स्ट्राटा की तरह एक्ट करता है, हमें एक फाउंडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्राटा प्रोवाइड कराता है। तो हम उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं पीसीसी। पीसीसी प्रोवाइड करने के बाद हम जो करते हैं वो हम इसके ऊपर रेनफोर्समेंट ऑफ फुटिंग हम अप्लाई करते हैं। रेनफोर्समेंट ऑफ फुटिंग अप्लाई करने के लिए इसे इन्होंने ये दे रखा है डायग्राम में, इन्होंने पीसीसी के ऊपर खड़े हुए हैं इस वक्त ये, इन्होंने ये लगा दिया है जाल। अब इसके बाद ये फुटिंग का लगा रहे हैं,
फुटिंग में ये हमारा ये जो इसमें ये देखिए डेवलपमेंट लाइन इसमें जाके अंदर फिट हो जाएगा। ये पूरा कॉलम पर निकल के आ रहा है, ये कॉलम जो पेडिस्टल कॉलम पर तक आता है, तो ये फुटिंग पर इन्होंने जाल बिछा दिया है यहाँ पे। और हमारी जो हमने किया है उसमें हमें दी हुई है ट्रेपजॉइडल फुटिंग। तो हम ट्रेपजॉइडल फुटिंग के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जो ट्रेपजॉइडल फुटिंग है ये इस शेप में होती है, नीचे से होता है रेक्टेंगुलर शेप और ऊपर भी मतलब एक तरीके से फ्रस्टम की तरह होती है। ये नीचे रेक्टेंगुलर फेस, ये वाला रेक्टेंगुलर फेस नीचे का, और ऊपर भी रेक्टेंगुलर फेस, लेकिन इनका साइज अलग होता है, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है। और फिर हम करते क्या है, ये प्रोवाइड कराने के बाद हम इसमें शटरिंग प्रोवाइड कराते हैं। ट्रेपजॉइडल फुटिंग में शटरिंग प्रोवाइड कराते हैं। शटरिंग प्रोवाइड कराते टाइम ये ध्यान रखा जाता है, जो शटरिंग प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ नीचे के रेक्टेंगुलर फेस में प्रोवाइड की जाती है। रेक्टेंगुलर फेस में प्रोवाइड कराने के बाद जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो इसमें रेक्टेंगुलर फोर्स में हमारा कंक्रीट आ जाएगा। और ये वाला जो स्लोप है यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहा है, ये मेंशन का काम होता है इसको स्लोप को प्रोवाइड कराना। ये स्लोप प्रोवाइड कराने के बाद यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ऊपर जाएगा पेडिस्टल कॉलम, मतलब पेडिस्टल कॉलम बोलते हैं कि अब हमारी ट्रेपजॉइडल फुटिंग यहाँ तक ये प्लेस हो गई। इसके बाद यहाँ से लेकर के ग्राउंड लेवल तक जो हमारा कॉलम आएगा, जो ग्राउंड लेवल के अंदर ही रहता है, उसे बोलते हैं पेडिस्टल कॉलम। तो ये पेडिस्टल कॉलम की अगली स्लाइड है वो ये है। पेडिस्टल कॉलम है, पेडिस्टल कॉलम ये इसमें दिख रहा है, पेडिस्टल कॉलम आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कंक्रीटिंग कर दी पेडिस्टल पे, पेडिस्टल फिर पेडिस्टल कॉलम की हम कंक्रीटिंग पहले शटरिंग लगाएंगे इसकी चारों तरफ, और फिर उसके बाद पेडिस्टल कॉलम की भी कंक्रीटिंग करेंगे। कंक्रीटिंग करने के बाद जो हमारा पेडिस्टल कॉलम कंक्रीटिंग हो जाएगा, उसके बाद हमारी पूरी फाउंडेशन ये तैयार हो गई। मतलब नीचे से हमारा ये सबसे पहले हमारा बेड आया हमारा सैंड फिलिंग का, फिर पीसीसी का, फिर हमारी ट्रेपजॉइडल फुटिंग आ गई। ट्रेपजॉइडल फुटिंग के बाद हमारा कॉलम आ गया, पेडिस्टल कॉलम बोलते हैं उसको, जो फुटिंग से लेके टॉप से लेके जो अंदर ही रहता है जमीन के अंदर ग्राउंड लेवल तक का, उसे बोलते हैं पेडिस्टल कॉलम। तो ये पेडिस्टल कॉलम हमारा आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या करा था, शुरू में एक्सकेवेट किया था ये पिट पूरा, और इस पिट में से जितना भी वॉल्यूम हमने निकाला, सैंड का जितना भी वॉल्यूम हमने निकाला, एक्सकेवेट करने के बाद जो वॉल्यूम में कैलकुलेट करेंगे हमने ये किया हुआ है, क्योंकि हमें 3 डायमेंशनल है, ये जो पिट है हमारा 3 डायमेंशनल है। तो इसमें से जो भी मिट्टी निकली है वो वॉल्यूम में कैलकुलेट की जाएगी। तो वॉल्यूम में कैलकुलेट करने के बाद जो है हमने इसमें एडिशनल अपनी तरफ से डाला, जो डाला सैंड फिलिंग की पहली लेयर डाली, फिर हमने पीसीसी की लेयर डाली, फिर हमने ये हमारा ये फाउंडेशन डाला, ये ट्रेपजॉइडल फाउंडेशन, और फिर ये कॉलम पेडिस्टल कॉलम। तो हमने अपनी तरफ से जो ऐड किया ये सारी चीजें ऐड की। तो हम इन चीजों का, क्योंकि ये भी सारी 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इन सब का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन सब को करने के बाद जो हमारा ये गड्ढा बचता है, इसमें जो जगह बचती है उसमें जो मिट्टी होगी वापस से भर देते हैं। पूरे इसको भरने के लिए गड्ढे, उसको भरने को बोलते हैं बैक फिलिंग। तो बैक फिलिंग का इन्होंने ये डायग्राम दे रखा है, इस टाइप से ये बैक फिलिंग की जाती है फाउंडेशन भरने के बाद। तो बैक फिलिंग जो हमारी होती है वो एक्चुअली में होती क्या है कि टोटल एक्सकेवेट हमने जो किया उसमें से माइनस करते हैं जो चीज हमने उसमें ऐड कर दी थी। हमने सैंड फिलिंग ऐड की, पीसीसी ऐड की, कंक्रीट वॉल्यूम ऐड किया, ट्रेपजॉइडल फुटिंग, पेडिस्टल कॉलम का। इन सबको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो आएगा बैकफिल वॉल्यूम क्वांटिटी आ जाएगी, हमें कि कितना बैकफिल करना है। और बैकफिल होते ही हमारे ये जो है ग्राउंड लेवल का फाउंडेशन तैयार हो जाती है। तो थैंक यू। Good morning friends and good morning sir. I am Kunal Anand. I have completed my BTech from Geetam College under Institute University and now I am pursuing my training in Civil Guruji. And today I am standing here to give presentation on the topic of substructure part of the building. जैसा कि हम जानते हैं कि बिल्डिंग जो है वो 3 भागों में कंस्ट्रक्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, वो फुटिंग है, फाउंडेशन है। सेकंड पार्ट जो है वो सबस्ट्रक्चर पार्ट है, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट है। तो अब हमने देखना है क्या कि हम जब घर बनाते हैं तो हम उसका रोड से या कहीं से कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो एनजीएल जो होता है, एनजीएल से हम अगर एनजीएल का अगर हम घर का निर्माण किया करें, अगर हम घर बनाए तो हमें प्रॉब्लम आएगी क्या, वो सीधा कनेक्शन होता है रोड से। एनजीएल और रोड का एक ही सेंटर से बनाया जाता है। तो और उसके बाद बाढ़ भी आता है, वहाँ पानी का समस्या हो जाएगा, वहाँ पे पानी का समस्या हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए हम एनजीएल से क्या करते हैं तो 900 mm का एक डिस्टेंस लेते हैं।
अब हम 900 mm डिस्टेंस क्यों लेते हैं? तो 900 mm डिस्टेंस लेने के पीछे हमारे एक कारण है, वो एवरेज एक औसत है। जब वहाँ से हम घर का निर्माण करेंगे तो घर में बाढ़ का पानी नहीं आए। तो अब हम नया टॉपिक जो है डीपीसी पर देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सब स्ट्रक्चर पार्ट जो होता है वो एनजीएल से लेकर प्लिंथ लेवल तक होता है। एनजीएल से लेकर प्लिंथ लेवल तक होता है। तो उस एनजीएल का निर्माण में सबसे पहले हम देखते हैं वन लाइन ब्रिक वर्क। अब वन लाइन ब्रिक वर्क हम क्यों करते हैं? तो वन लाइन ब्रिक वर्क हम उस ग्राउंड बीम को सेव करने के लिए रहते हैं, उसके स्ट्रेंथ को प्रोटेक्शन करने के लिए हम वन लाइन ब्रिक वर्क का निर्माण करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बीम होता है वो क्या किससे बनता है? कंक्रीट से। वाटर सीमेंट रेशियो और सोइल अगर उसमें कनेक्ट हो जाए तो उसके वाटर सीमेंट रेशियो को बिगाड़ सकता है, जिस कारण से उसके स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसलिए हम वन लाइन ब्रिक वर्क करते हैं। उसके बाद हम वो अमूमन जो वन लाइन ब्रिक वर्क करते हैं वो 100 mm का हम करते हैं। उसके बाद होता है उस वन लाइन ब्रिक के ऊपर हम ग्राउंड बीम का कंस्ट्रक्शन करते हैं जो 300 mm का होता है। वो ग्राउंड बीम 2 कॉलम से कनेक्ट रहता है और वो ग्राउंड बीम से क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर का होल्ड जो स्ट्रेंथ है उसको फुटिंग के तरफ पास कर देता है। वो अमूमन होता है 300 mm का। उसके बाद उस 300 mm ग्राउंड बीम के बाद अब हमें बचा कितना? तो 900 mm में हमने 400 कर लिया। अब हमें बचा कितना? 500। तो 450 का हम ब्रिक वर्क करते हैं। 450 का जो है ब्रिक वर्क करते हैं। ब्रिक वर्क करने से क्या होता है? तो ब्रिक वर्क करने से हम जब प्लिंथ का निर्माण करते हैं तो उसमें सॉइल का डिपॉजिट कर सकते हैं, जो वो एक कंटेनर की तरह निर्माण हो जाए। वो अमूमन 450 का हम करते हैं। उस ब्रिक वर्क के बाद हम डीपीसी करते हैं। डीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि यह डैम प्रूफ कोर्स है। इसके निर्माण से होता है कि डीपीसी जो है वो 50 mm थिकनेस का हम करते हैं। डीपीसी जो है 50 mm थिकनेस का करते हैं। यह स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ इस तरह से देता है कि जब एक लेवल का बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो किससे कनेक्ट है? तो मिट्टी से कनेक्ट है। मिट्टी से कनेक्ट है तो वो एक लेवल में ब्रिक जो है वाटर, ब्रिक का प्रॉपर्टी क्या होता है? वाटर को एक्सेप्ट करने का, वाटर को अपने तरफ एब्जॉर्ब करने का। तो वो जब वाटर जो है और वो एक मिट्टी कनेक्ट है एक लेयर में, तो एक लेयर करके वो वाटर जो एक लेयर स्टेप बाय स्टेप चल जाएगा तो वो डीपीसी से नीचे जो ब्रिक लाइन पर तक आएगा और उससे वो वाटर ऊपर चल जाएगा, जो सुपर स्ट्रक्चर के लिए सीएन का काम करता है। उसके बाद डीपीसी जो है 50 mm का देते हैं। और अंतिम में क्या होता है? बिटुमेन कोटिंग इसलिए करते हैं कि जो 50 mm है उसमें हम वाइब्रेटर अपना नहीं कर सकते हैं। उसके वॉइड का रेशियो कंक्रीट का बना रहता है, तो उसके वॉइड को कम करने के लिए हम वाइब्रेटर का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो 50 mm का रहता है। इसलिए हम वहाँ पे बिटुमेन कोटिंग कर देते हैं। और बिटुमेन कोटिंग करने से वो उसके क्या पकड़ के रखता है उसमें बात को। और ये हो गया। और इसी तरह सुपर स्ट्रक्चर। Good morning everyone. My name is Nizamuddin. I belong from Santabinagar. My topic is I have completed my BTech from RKGIT 2020. My pursuing civil Guruji training. So my topic is superstructure. The superstructure is basically is a part of the buildings. हम सुपरस्ट्रक्चर वर्क करने से पहले हम एक लेवल डिसाइड करते हैं। लेवल में एक्चुअली कौन सा लेवल होता है? प्लिंथ लेवल होता है। तो वो मेरा एक्चुअली प्लिंथ लेवल होता है। प्लिंथ लेवल के बाद हम लोग वन लाइन ब्रिक मैसनरी वर्क करते हैं। वन लाइन ब्रिक वर्क करने से पहले हम 100 mm देते हैं। 100 mm एक्चुअली इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि कि उसका जो बेस और मार्जिन उसे प्रोवाइड कर सके फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए। सपोज हमें 200 या 100 mm वॉल अगर हमें कंस्ट्रक्शन करनी है तो इसलिए वन लाइन ब्रिक देते हैं। उसके बाद हम करते हैं डीपीसी इज द फुल फॉर्म इज डैम प्रूफिंग कोर्स। डीपीसी इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रिवेंटेड ऑफ द मॉइस्चर ऑफ वाटर, कि हमारे जो वॉल में होता है मॉइस्चर होता है ड्यू टू द फ्लोर पीसीसी की वजह से एक्चुअली, क्योंकि वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैपिलरी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द कैपिलरी एक्शन, तो हमारा वाटर राइज करते हुए ऊपर चल जाता है इफ नॉट प्रोवाइडेड डीपीसी, अगर हम डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके बाद क्या आता है? ब्रिक वर्क अप टू द सिल बैंड। उसके बाद हम ब्रिक वर्क करते हैं अप टू सिल बैंड। ब्रिक वर्क करने का जो मेन पर्पज होता है वो उसका ये होता है कि हम एक हाइट अचीव करते हैं। उसके बाद हम सिल बैंड तक क्या करते हैं? ब्रिक वर्क करते हैं। तो उसकी हाइट नॉमिनल हम लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 650 आफ्टर सब्ट्रैक्शन
all quantities like DPC, 1 लाख brickwork and 100 mm seal band। तो मेरी ये एक्चुअली आती है 650 mm। उसके बाद क्या करते हैं सील, उसके बाद क्या होता है, जब वॉल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हम सील बैंड प्रोवाइड करते हैं। सील बैंड जो होता है वो हमेशा विंडो के बॉटम पे होता है। विंडो के बॉटम का मतलब अगर हम सपोज हम विंडो नहीं दे रहे हैं कि हम सील बैंड प्रोवाइड कर सकते हैं, हाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर को हमें स्टेबल रखने के लिए ये सारी प्रॉपर्टी ध्यान देनी पड़ती है कि कहाँ हम डीपीसी यूज करें, कहाँ वन लाइन ब्रिक और कहाँ सील बैंड। तो इसलिए हमें सील बैंड देना पड़ता है। जो सील बैंड की डिस्टेंस होती है अप्रॉक्सीमेटली वो लगभग मेरी होती है 900 mm टू द प्लिंथ लेवल। तो ये हम डीपीसी यूज करते हैं। कभी कभी क्लाइंट हमने ये कहता है कि हमारी विंडो की जो है हाइट ज़्यादा दे दो, 1.2 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सील बैंड को थोड़ा और बॉटम कर देते हैं और विंडो हम थोड़ा डाउन कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम विंडो ड्रा करते हैं। उसके बाद हम क्या वर्क करते हैं, सील बैंड वर्क। सील बैंड वर्क हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद ब्रिक वर्क का अपना लिंटर पे, उसके बाद हम फिर ब्रिक वर्क करेंगे लिंटर के लिए। जैसा कि हमने बताया कि ब्रिक वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी एक हाइट अचीव करने के लिए, तो हाइट अचीव कर लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिंटर प्रोवाइड करते हैं। लिंटर प्रोवाइड जैसे कि इसलिए करते हैं क्योंकि जो मेरा लोड होगा, सपोज दिस इज लिंटर बीम, तो इस पे जो लोड होगा एबव दिस, तो मेरा लोड एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसफर होगा जो भी मेरा ब्रिक मेसनरी वर्क होगा उसके WL/2 के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम बाय द वे सील बैंड नहीं प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा कि जो विंडो का लोड होगा वो यूनिट लोड मेरा ऐड करेगा वॉल पे। अगर सील बैंड नहीं प्रोवाइडेड होगा तो डायरेक्ट यूनिट लोड ऐड करेगा, जिससे हमारे वॉल जो भी ब्रिक मेसनरी होगी वो ब्रेक हो सकती है। इसलिए हम सील बैंड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रिक वर्क का स्लैब बीम कंक्रीट। उसके बाद हम स्लैब बीम कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं। स्लैब बीम कंक्रीट प्रोवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमारा स्लैब का लोड होगा डायरेक्ट मेरे स्लैब बीम पे आएगा। तो स्लैब बीम मेरी कनेक्टेड होगी कॉलम से, तो कॉलम का जो भी कॉलम से कनेक्ट होगी तो उसका जो भी स्लैब का लोड होगा तो मेरा डायरेक्ट ट्रांसफर होगा अप टू बॉटम कॉलम और फुटिंग से होते हुए चला जाएगा। किसके फॉर्म में होगा, WL/2 के फॉर्म में होगा। थैंक यू। मैं मनीष कुमार तिवारी डिप्लोमा 2018 का पास आउट हूँ। मैं गोंडा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पर मुझे प्रेजेंटेशन देना वो स्लैब वर्क है। स्लैब वर्क एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि स्लैब क्या है। स्लैब मेरा एक्चुअली एक एलिमेंट है जो कंक्रीट का बना होता है। एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है। इसकी जो रेसिडेंटल बिल्डिंग के लिए थिकनेस होती है वो 4 इंच होती है एंड कमर्शियल बिल्डिंग के लिए जो थिकनेस होती है 5 इंच से एंड 7 इंच तक होती है। ये दो तरह की होती है, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। वन वे स्लैब जो मेरा होता है वो लॉन्गर स्पान शॉर्टर स्पान इज ग्रेटर देन 2 एंड जो मेरा टू वे स्लैब होता है लॉन्गर स्पान शॉर्टर स्पान इज लेस देन 2। जैसे ये आप देख रहे हैं आपका वन वे स्लैब एंड उसके साइड में आप देख रहे हैं टू वे स्लैब। इसका जो ये फार्मूला है आप ये भी देख रहे हैं, इसमें ये डिफरेंस है। इसके बाद क्या है, मुझे स्लैब के लिए क्या करना है, शटरिंग एंड सेंटरिंग करना है। तो शटरिंग मेरा क्या होता है, सेंटरिंग क्या होता है। जो मेरा सेंटरिंग वो होता है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है और मेरा जो शटरिंग होता है वो वर्टिकल सरफेस। जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो ये मेरा है वॉल्स लगे हुए, आपका क्या है शटरिंग एंड जो मेरा सेंटरिंग है वो है हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने स्लैब के लिए तो सेंटरिंग एंड क्या है शटरिंग कर दिया। तो मैं इसको देखूंगा कि मेरा जो वाटर लेवल मैं यूज करूंगा कि कहाँ पे आ रहा है। अब जो वाटर लेवल मैं यूज करूंगा किसी रिफरेंस पॉइंट से, जैसे मुझे स्लैब का क्या करना है, वाटर लेवल करना है, तो उसके साइड में मैं एक रिफरेंस पॉइंट जैसे किसी कॉलम पे मैं जो मेरा स्लैब का थिकनेस है वो 5 इंच है, तो जो सेंटरिंग होता है मेरा उस सेंटरिंग से कॉलम पे मैं 5 इंच का एक मार्क लगा दूंगा। जो वाटर लेवल पाइप होता है मेरा उसमें पहले तो ये देखूंगा कि कोई बबल्स तो नहीं आ रहे हैं। बबल्स अगर आ रहा है तो हल्का सा उस पर मैं ठोक के उसका बबल्स निकालूंगा, लेकिन ज्यादा आ रहा है तो उसको मैं फिर से उस पर वाटर
जो है एयर निकालूंगा। और एयर निकालने के लिए जो है मेरा जैसे किसी ये देख रहे होंगे ये आप ये जैसे निकल रहा है, यहाँ से मैं पाइप रखूंगा किसी ऊंचे स्थान पे, कुछ देर के लिए पाइप को छोड़ूंगा, अपने आप एयर निकल जाएगा और निकल जाएगा। उसके बाद जैसे मैं बताया था कि कॉलम पे मार्क कर दूंगा 5 इंच पे, तो 5 इंच पे मैं जो वाटर लेवल पाइप है, वाटर लेवल पाइप का एक सिरा मैं वहाँ पर 5 इंच पे पकड़ के रखूंगा जहाँ पर वाटर आ रहा है। उसके बाद जैसे किसी अन्य मतलब दूसरा पॉइंट जो है कॉलम का, उस पर मैं अपना वाटर लेवल पाइप ले जाऊंगा। पाइप का जो है वाटर में देखूंगा कि कहाँ पर मेरा वाटर मतलब रुक जा रहा है, जहाँ पर वाटर मेरा रुकेगा वो हमारा वहाँ पर एक्चुअली जो है 5 इंच होगा, 5 इंच होगा। जैसे आप देख रही है 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मैं लेकर गया, यहाँ पर भी मैंने मार्क कर दिया और यहाँ पर भी मैंने मार्क कर दिया, तो जो बिल्कुल एक्चुअली मुझे जो डिस्टेंस है वो प्राप्त हुआ। समझ में नहीं आ जैसे आप देख रही है सब। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, मैं सेंटरिंग एंड सेंटरिंग करने के बाद क्या करूंगा, जो है मैं सेंटरिंग वायर प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। उसके बाद रेनफोर्समेंट, उसके बाद जो है कंक्रीटिंग करूंगा। कंक्रीटिंग जो है मेरा स्लैब में एक्चुअली जो है M25 जिसका रेशियो मेरा होता है 1:1:2 होता है। इसकी जो डेंसिटी होगी आपकी वो 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। एंड थैंक यू। Good morning all of you. Myself Syed Ali and myself Syed Ali Zaid Rizvi and I belong to Lucknow. My qualification is graduation in civil engineering. Today my topic is plastering work. Plastering work. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्लास्टर हम करते क्यों हैं। प्लास्टर हम 3 रीजन की वजह से करते हैं। पहली बात कि वॉल को एस्थेटिक व्यू देने के लिए करते हैं। सेकंड क्या है जोश बनाया था खत्म कर दिया क्या बना लगे प्लम्बरिंग पानी लगा ना पानी लगा इसको देखना उसको ऊपर लगा लो फिर से स्टार्ट। चलो कोई बात नहीं एक बार Good morning all of you. Myself Syed Ali and my qualification is graduation in civil engineering. I am from Lucknow. Today my topic is plastering work. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लास्टर हम करते क्यों हैं। प्लास्टर करने के 3 रीजन होते हैं। पहला कि वॉल को स्टैटिक व्यू देने के लिए, सेकंड वॉल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एंड थर्ड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाने के लिए बिल्डिंग को। इसके लिए 3 वजह से हम प्लास्टर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ वॉल फॉर प्लास्टरिंग। क्या प्रिपरेशन करते हैं हम लोग प्लास्टर करने से पहले। प्लास्टर करने से पहले फर्स्ट हम वॉल की क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग हम इसलिए करते हैं ताकि ब्रिक को जितना वाटर एब्जॉर्ब करना है वो प्लास्टर से पहले कर ले। और क्यूरिंग हम इतना करते हैं कि जब हम वॉल पे हाथ लगाएं तो हमारे हाथ में पानी लग जाना चाहिए। सेकंड हम पनिंग करते हैं। पनिंग इसलिए हम करते हैं ताकि मोर्टार एंड वॉल इन दोनों की बाउंडिंग अच्छी बने। हर टाइप ऑफ प्लास्टरिंग वर्क। बिल्डिंग में हम 3 टाइप का प्लास्टर करते हैं, 6 mm, 12 mm एंड 15 mm। 6 mm हम सीलिंग में करते हैं, छत पे आरसीसी मेंबर जो है। 12 mm हम इनर सरफेस में करते हैं एंड 15 mm आउटर सरफेस में करते हैं। मैसन, ये मान ली हमारी वॉल है, मैसन जिस ओर से वॉल बनाना स्टार्ट करता है तो जिस ओर उसका मुंह होता है ये हमारा इनर सरफेस होता है, उस ओर जो है दोनों साइड में थ्रेड लगा के वो वॉल बनाता है जिससे वो एकदम लेवल में बनती चली जाती है। एंड प्लम्ब लगा के उसकी वर्टिकलिटी चेक किया करता है तो लाइन से लेवलिंग होते चली जाती है। तो इस ओर जो है एकदम स्मूथ सरफेस आता है और इसके अपोजिट जो है रफ सरफेस आता है। जिस ओर स्मूथ सरफेस आता है उसको हम लोग 12 mm का प्लास्टर करते हैं एंड जिस ओर रफ सरफेस होता है उस ओर हम लोग 15 mm का प्लास्टर करते हैं। इसका स्टैंडर्ड रेशियो हम लोग देते हैं 1:4 to 1:6। बाकी क्लाइंट का जो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम लोग इसका रेशियो देते हैं मोटार का। एंड बिल्डिंग के अंदर अगर हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं तो फ्लोरिंग लेवल से स्लैब के लेवल तक करते हैं
एंड आउटर अगर कर रहे हैं तो ग्राउंड लेवल से इंटायर बिल्डिंग तक प्लास्टर करते हैं। देन टिप्पी हमारा एक मेंबर होता है, जैसे जहाँ पे हमें जितने का प्लास्टर देना है, मान लीजिए इस वॉल पे हमें 12 mm का प्लास्टर देना है, तो हम इसके ऊपर एक प्लास्टर की एक गोल सी वो आकृति दे देते हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी दूर पे वो देते हैं, जैसे पट्टा लगा के मैसन जो है पूरा एक लेवल में प्लास्टर करते हुए चला जाता है, एक सरफेस आता है ऊपर से नीचे तक, वो जगह जगह दूरी पे किया जाता है, उससे जो है हमें मेजर करने में आसानी होती है प्लास्टर। और प्लास्टर को हम लोग स्क्वायर मीटर में एरिया निकाल के फिर स्क्वायर मीटर में इसकी यूनिट होती है और उसी में कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू। Hello friends, I am Shobhit Prakash Srivastava. I am from Gorakhpur UP and I am diploma holder in civil engineering. मेरा आज का टॉपिक है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का होता क्या है? फ्लोरिंग इज जनरली टर्म ऑफ कवरिंग ऑफ द फ्लोर एंड प्रोवाइड एस्थेटिक व्यू। जैसे जो फ्लोर कवर करने के लिए एंड उसके एस्थेटिक व्यू प्रोवाइड करने के लिए हम फ्लोरिंग करते हैं। फ्लोरिंग होता है कितने टाइप के? 3 टाइप। जैसे हमारा मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया एंड टाइल्स। हम 3 चीज़ से फ्लोरिंग कर सकते हैं। पहले टाइप का है मार्बल क्या होता है? जैसे मार्बल एक मेटाफोरिक रॉक होता है और ये हार्ड एंड ड्यूरेबिलिटी कंपेयर ग्रेनाइट हार्डलेस होता है। ये ग्रेनाइट के कंपेयर हार्डलेस होता है एंड ड्यूरेबिलिटी इसकी ग्रेनाइट कंपेयर कम होती है। ये स्लाइस कार्बोनेट मटेरियल से बना होता है। इट इज कीप द फ्लोर ऑफ द हाउस कूलिंग ड्यूरिंग द समर सीजन। ये समर सीजन में घर के कमरों में थोड़ा कूलिंग प्रोवाइड करता है। इससे हीट नहीं होता उतना ज़्यादा जितना हीट होता है। इट इज द चीपेस्ट फ्रॉम ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट थोड़ा चीप है, इसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं ग्रेनाइट के अच्छा। ये पोस्ट पॉलिश होता है। इसको हम इंस्टॉल करने के बाद पॉलिश करते हैं और पॉलिश करने के बाद ये लॉन्ग टर्म चलता है। सेकंड नाम हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट हमारा 12 mm में 18 mm थिकनेस को मिलता है और मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ग्रेनाइट एक इग्निशियस रॉक कंपोनेंट है और ये हीट रेजिस्टेंस एंड एंटी स्किड होता है। इसलिए इसको हम जैसे टाइल हमारा स्लैब हो गया किचन का या स्टेयरकेस हो गए या इसके स्कर्टिंग में हम प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रेनाइट को। ग्रेनाइट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया एंड डर्ट, ये बैक्टीरिया और डर्ट से रेजिस्टेंट होता है and it has resistance against impact and cannot be broken easily। ये आसानी से टूटता नहीं, ये थोड़ा हार्ड होता है कंपेयर मार्बल के अपेक्षा। देन टाइल्स आर द ऑब्जेक्ट यूजुअली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। ये एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है जो मैन मेड होता है और ये क्ले एंड फाइन मटेरियल का मिक्सचर होता है। टाइल्स हमारा 2 टाइप्स होते हैं, एक ग्रेनाइट टाइल्स होता है और सॉरी विक्टिफाइड और दूसरा सेरेमिक होता है। विक्टिफाइड हमारे 2 टाइप्स में है, डबल चार्जिंग एंड सिंगल चार्जिंग। मैं डबल चार्जिंग क्या होता है? डबल चार्जिंग जैसे टाइल्स होते हैं जो जिनमें शाइनिंग हो जाती होती है, वो शाइन जाने करता है, और सिंगल चार्जिंग बोलते हैं जो शाइन को कम करता है, उसको हम सिंगल चार्जिंग बोलते हैं। सेरेमिक टाइल्स होता है, ये एंटी स्किड होता है और इट इज पोरस टाइल्स। ये पोरस टाइल्स होता है, पोरस मतलब जो निश्चित होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस वाटर एब्जॉर्ब में इसमें 10 to 15% होता है। इसे इसमें हम बाथ हो गया और बेसिन एरिया हो गया, टॉयलेट हो गया या हमारा जो स्विमिंग पूल वगैरह हम इसे यूज करते हैं। फिर हमारा गैडर स्कर्टिंग। गैडर हम देखते कहाँ पे? गैडर हम देखते हैं कि हमारा जो टॉयलेट या बाथरूम को वॉल होते हैं वहाँ पर जो स्कर्टिंग होती है उसको हम गैडर बोलते हैं। एंड स्कर्टिंग हम जो बोलते हैं जैसे रूम वगैरह या हॉल में हम जो स्कर्टिंग देते हैं उसको हम स्कर्टिंग बोलते हैं, जो हम बॉर्डर देते हैं उसको स्कर्टिंग बोलते हैं। स्कर्टिंग हमारा जो होता है 4 से 6 इंच का होता है उसको। कोटा स्टोन, ये जो नाम थोड़ा मटेरियल होता है, कोटा स्टोन होता है, ये कंफर्टेबल होता है अंडर के लिए, ये थोड़ा हीट कम करता है। इसको यूज हम करते हैं जैसे कवर पार्किंग एरिया हो गया और हमारा ओपन एरिया हो गया, फिर केमिकल इंडस्ट्री इसमें हो गए। केमिकल इंडस्ट्री तो इसे करते हैं तो आप हीट ज़्यादा नहीं करते हैं,
तो वो हिल के अंदर पकड़ता है उसमें सोचते थे। और कोटा स्टोन हमारा प्रॉपर्ली कोटा जिला में राजस्थान में, वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होता है और ये थोड़ा चीपेस्ट पड़ता है नेचुरल स्टोन के अपेक्षा, इसलिए हम इसका यूज ज़्यादा करते हैं कोटा स्टोन का। थैंक यू। बच गए ना। Good morning friend. My name is Sumit Kumar Maurya. I belong to Allahabad UP. Today my topic is door, window and grill. So डोर एक मूवेबल बैरियर होता है जो हमारी बिल्डिंग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और ये डोर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो होता है पैनल डोर होता है, दूसरा फ्लश डोर होता है, तीसरा जो होता है FPR डोर होता है, FRP डोर होता है। पैनल डोर में होता है 1.35 मीटर से लेके इसकी जो विड्थ होती है 1.5 मीटर तक होती है, इसकी जो हाइट होती है 2.1 मीटर होती है। और दूसरा जो होता है फ्लश डोर की जो विड्थ होती है 0.97 मीटर से लेकर 1 मीटर तक इसकी विड्थ होती है, बाकी इसकी डेप्थ जो होती है 2.1 मीटर होती है। और FRP डोर की जो साइज होती है ये 0.75 मीटर से लेकर 2.1 मीटर इसकी हाइट होती है। पैनल डोर हमारा मेन डोर में यूज किया जाता है, मेन डोर पे यूज किया जाता है। इसका जो इसकी जो ये सैलूट का बना होता है, ये काफी मतलब ड्यूरेबल होता है, इसलिए हम इसे मेन गेट पे यूज करते हैं। और जो फ्लश डोर होता है, फ्लश डोर को हम बेडरूम या फिर बेडरूम हो गया, किचन हो गया, इन सब में हम इसका फ्लश डोर का यूज करते हैं। और ये FRP डोर जो होता है ये वाटर प्रूफिंग डोर होता है, इसको हम टॉयलेट में, बाथरूम में, वहाँ पे इसका यूज करते हैं। और ये हमारा पैनल डोर, फ्लश डोर, और ये FRP डोर हो गया। और इसको ये डोर कैलकुलेशन इसको हम 2 पार्ट में करते हैं। एक डोर फ्रेम में करते हैं, और दूसरा जो होता है हमारा डोर शटर। डोर फ्रेम का जो होता है, डोर फ्रेम हम क्यूबिक मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं, तो डोर शटर को जो स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। डोर फ्रेम कैलकुलेशन करने के लिए डोर फ्रेम की लेंथ और उसकी विड्थ और उसकी टोटल हाइट, जैसे टोटल जो हाइट होती है 2.1 मीटर प्लस 2.1 मीटर, और उसकी जो विड्थ होती है, तीनों ऐड करने के बाद हम उसकी लेंथ विड्थ हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको हम क्यूबिक मीटर में उसी यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी जो डोर शटर होता है, डोर शटर के लिए हम डोर शटर की लेंथ और डोर शटर की विड्थ कैलकुलेट करने के बाद उसमें उसका जो डोर फ्रेम की जो विड्थ होती है उससे हम माइनस कर देते हैं दोनों साइड में, और माइनस कर देते हैं दोनों साइड में, और इसका जो स्क्वायर मीटर में इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। एल्युमिनियम विंडो को हम तीन पार्ट में कैलकुलेशन करते हैं। इसका जो फर्स्ट होता है एल्युमिनियम फिक्स फ्रेम, दूसरा होता है एल्युमिनियम स्लाइड फ्रेम, तीसरा जो होता है क्या कहते हैं, इसका जो होता है ग्लास, इसमें जो ग्लास लगे रहते हैं उसको हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। बाकी जो इसका एल्युमिनियम फिक्स फ्रेम है इसको केजी में हम कैलकुलेट करते हैं, और एल्युमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम को इसको भी हम केजी में कैलकुलेट करते हैं। इसकी जो क्या कहते हैं एल्युमिनियम फिक्स फ्रेम का जो टॉप पोर्शन का जो इसको हम साइड पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका 1 मीटर लेंथ उसको कट करके साइड पे उसका मेजरमेंट कर लेते हैं कितना उसका वेट आया, उसकी अकॉर्डिंग इसका जो मतलब इसका जो वेट आया टॉप पोर्शन का 0.855 और लेफ्ट एंड राइट पोर्शन का 0.825 है। उसके बाद बॉटम पोर्शन का 1.037 kg पर मीटर क्यूब है। और इसका स्लाइडिंग फ्रेम का इसका जो है टॉप पोर्शन का इतना है, उसके बाद ये क्या कहते हैं बॉटम पोर्शन का 0.557 है, वर्टिकल विथ लॉक का 0.56 kg पर मीटर क्यूब, वर्टिकल विदाउट लॉक
ये 0.557 kg पर मीटर है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्लाइडिंग फ्रेम को 50% डिडक्शन करके उसका मतलब 50% डिडक्शन करके इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। बाकी ये विंडो ग्रिल हो गए, विंडो ग्रिल का भी कैलकुलेशन जो है इसमें विंडो ग्रिल का कैलकुलेशन 2 पार्ट में हम करते हैं। एक विंडो ग्रिल में होता क्या है कि जो साइड में होती है वो वर्टिकल जो प्लेट होती है, साइड में वर्टिकल प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट, और उसके बाद फिर बीच में जो होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रॉड होता है। उसका कैलकुलेशन करने के लिए स्टील की डेंसिटी जो होती है 7.850 kg पर मीटर की स्टील की डेंसिटी होती है। बाकी हॉरिजॉन्टल रॉड और वर्टिकल रॉड की जो कैलकुलेशन होती है उससे हम कैलकुलेशन करके इसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। Good morning everyone. I am Sohansa, belongs to Nepal. I have completed diploma recently in 2020. आज का मेरा टॉपिक है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में किसी भी पाइप द्वारा पानी को एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करते हैं और पुनः इस्तेमाल करने के बाद उसको फिर से उचित जगह पर पहुंचाया जाता है, उसी को प्लम्बिंग कहता है। प्लम्बिंग में इंक्लूड होता है ऑल पाइप और फिक्सर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, कुकिंग, बाथिंग एंड लॉन्ड्री as well as mining, disposing of wastewater. Principle of plumbing, इसमें प्रेशर होता है और ग्रेविटी होता है। प्रेशर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी। उसके बाद टाइप ऑफ पाइप, जीआई पाइप होता है, पीवीसी और सीपीवीसी और यूपीवीसी पाइप। ग्लैंड आयरन पाइप, ये सबसे सस्ती और चीप होता है और हल्का भी होता है और इट कांट रिड्यूस कोरोजन, जिसमें कोरोजन लगने के चांस बहुत कम है, नहीं लगता है। और मैन्युफैक्चरिंग बाय माइट स्टील, ग्लैंड आयरन द्वारा बनाया जाता है। चलो ये और पीवीसी पाइप कोलोविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें केमिकल रिएक्शन बहुत जल्द हो जाता है। इसमें हाई वाटर प्रेशर होने की वजह से इसमें फटने का चांस ज़्यादा रहता है और इसमें हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की वजह से इसमें एक्सपांड और सिंकेज होने के चांस ज़्यादा होता है। और दूसरा हो गया सीपीवीसी पाइप, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। और सेकेंड हो गया इट्स नॉट इफेक्टेड हाई वाटर प्रेशर, इसमें ज़्यादा प्रेशर झेल सकता है, ज़्यादा प्रेशर। It mostly used in our building homes. Heating of pan, elbow pan, change direction 90 degree और second हो गया elbow 40 degree, it change the direction 45 degree। ये 45 डिग्री पाइप को 45 डिग्री पर चेंज करने के लिए ये 45 डिग्री कपलर टू कनेक्ट द पाइप को कनेक्ट करने के लिए कपलर यूज किया जाता है। टी तीन पाइप को वन जंक्शन में करने के लिए टी यूज किया जाता है। क्रॉस टू कनेक्ट द पाइप, क्रॉस में 4 साइड होता है, चारों साइड में
पाइप कनेक्ट करते हैं। इन पाइप इसको पाइप को बंद करने के लिए इन पाइप लगाया जाता है। उसके बाद हो गया यूनियन वाल्व वाटर को कंट्रोल करने के लिए वाल्व यूज करते हैं। मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ पाइप को रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है और इसको अगर 75 से ज़्यादा है तो इसको फिटिंग आइटम में मेजर करते हैं और 75 से कम है तो इसको मीटर में यूज करते हैं। अब टाइप ऑफ प्लम्बिंग, सैनिटरी फिटिंग हमारे बाथरूम और किचन के लिए होता है और ड्रेनेज हमारा मतलब आउटसाइड के लिए होता है और वाटर सप्लाई फिटिंग, ड्रिंकिंग हो गया, कुकिंग हो गया। सैनिटरी आइटम में हमारा हो गया जेट स्प्रे, हेल्थ पफ और कनेक्शन पाइप, वॉल मिक्सर, वेस्ट पाइप, कमोड, किचन और बेसिन सिंक। Good morning everyone. I am Chintasen Patel. I am from Raigad, Chhattisgarh. I have completed my BTech degree in civil branch from OP Jindal University, Raigad, and now I am in training at Civil Guruji, Lucknow. And now today I have a presentation on plumbing. तो ये कंटेंट है जिसमें हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ पाइप्स, प्लम्बिंग फिटिंग आइटम्स, मोड ऑफ मेजरमेंट, इनलेट पाइप्स एंड आउटलेट पाइप्स। सो इंट्रोडक्शन, प्लम्बिंग क्या होता है? प्लम्बिंग एक पाइप्स का ऐसा सिस्टम है जिसका यूज हम अपने घर में वाटर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये मेनली सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम के लिए इसका यूज किया जाता है और सेफ वाटर सप्लाई के लिए ये बहुत जरूरी है। हमारा अगला पॉइंट है टाइप ऑफ पाइप्स। तो पाइप्स के कितने प्रकार हैं जो हमारे प्लम्बिंग में काम आते हैं? तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो जीआई पाइप्स है, दूसरा पीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप एंड यूपीवीसी पाइप्स। जीआई पाइप्स ये गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स होते हैं। ये लोहे से बने होते हैं। लोहे से बने होने के कारण सबसे पहला जो डिमेरिट्स है वो ये है कि इसमें जंग लग जाता है, ये कोरोड हो जाता है। जंग लगने के कारण ये वाटर हेड जो है हमारा वाटर का फ्लो उसको कम कर देता है और जब वाटर में मिक्स हो जाने के कारण ये जो वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर अनसेफ हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट है पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, पीवीसी पाइप ये मेनली ड्रेनेज सिस्टम के लिए और इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए यूज किए जाते हैं। ये ऐसे पाइप्स होते हैं, ये ज्यादातर दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाले पाइप्स हैं, पर इनका एक डिमेरिट्स ये है कि ये हाई टेम्परेचर के लिए ये कैपेबल नहीं होते, जिसके कारण जब हम वार्म वाटर जब इस पाइप में अप्लाई कर देते हैं, भेज देते हैं, तो ये उसके लिए कैपेबल नहीं होते, जिसके कारण हम जहां पर ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, जहां पर हॉट वाटर हमको चाहिए, उसके लिए हम नेक्स्ट वाला सीपीवीसी पाइप यूज करते हैं। सीपीवीसी पाइप क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसमें पीवीसी पाइप से बस ये डिफरेंस होता है कि ये क्लोरीनेशन किया जाता है। क्लोरीनेशन होने के कारण इसके केमिकल फॉर्म में कुछ चेंजेस आ जाते हैं।
जैसे ये वाटर के साथ कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं करता जिससे हमारे हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो, और ये पीवीसी पाइप्स के कंपैरिजन हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। ये पीवीसी पाइप से ज़्यादा सेफ है, पर एक डिमेरिट इसका ये है कि ये पीवीसी पाइप से थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर हमको अपने बजट पे पाइप चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए, तो हमको पीवीसी पाइप यूज करना चाहिए, और अगर हमको क्वालिटी चाहिए, ज़्यादा सेफ चाहिए, और अगर हमको वार्म वाटर यूज करना है तो वहां पर हमको पीवीसी पाइप यूज करना चाहिए। यूपीवीसी पाइप ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के पाइप्स होते हैं। यूपीवीसी पाइप इनको अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एक्सीलेंट कोरोजन केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, लाइट वेट होता है, इजी इंस्टॉल किया जा सकता है, और ऑप्टिमम फ्लो रेट्स होता है, नो एलगी फॉर्मेशन, और 100% लीक प्रूफ होता है। तो इसका यूज हम लोग ज्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बेनिफिशियल होते हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लम्बिंग फिटिंग आइटम्स। ये हमारे प्लम्बिंग फिटिंग आइटम्स है जिसको हम लोग प्लम्बिंग में यूज करते हैं। तो हमारे प्लम्बिंग फिटिंग आइटम्स में सबसे पहले जो आता है वो एल्बो होता है। एल्बो क्या होता है, 90 डिग्री एल्बो होता है। अगर हमको पाइप को 90 डिग्री पे टर्न करना है तो हम 90 डिग्री एल्बो यूज करेंगे, और अगर हमको 45 डिग्री पे घुमाना है तो उसके लिए हम 45 डिग्री एल्बो यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट ये हमारे है जैसे कपलर हम दो पाइप को आपस में ज्वाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर हमको 3 पाइप आपस में ज्वाइन करना है तो हम टी यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्रॉस, हमको 4 पाइप एक साथ कनेक्ट करने हैं तो हम क्रॉस यूज करेंगे। अगर हमको हमारा हेड कम करना है, वाटर हेड, तो हम ज्यादा फ्लो से कम फ्लो चाहते हैं तो हम रेड्यूसर यूज करेंगे। और हमारा ये है, इसको कहते हैं निप्पल। दो पाइप को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है वाल्व। हम टैंक से वाटर सप्लाई करते हैं तो हमको कभी कभी जरूरत ये होती है, जैसे कहीं पर फॉल्ट आ गया हमारे हाउस में या सिस्टम में, तो उसके लिए हमको वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको कम करने के लिए या उसको बंद करने के लिए वाल्व का यूज करेंगे। अगर हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम में 2 पाइप हैं जिसको लाकर हमको एक पाइप से कनेक्ट करके ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, उसके लिए हम लोग वे यूज करेंगे यूनियन क्या होता है, जब हमको किसी दीवार में पाइप कनेक्ट करना है और अगर पाइप और दीवार के बीच में थोड़ा सा गैप बच जाता है तो वहां हम यूनियन का यूज करेंगे। एडाप्टर क्या होता है, एडाप्टर 2 पाइप को आपस में कनेक्ट करता है। जब हमको एक बड़े पाइप से छोटे पाइप को कनेक्ट करना हो तो वहां हम एडाप्टर यूज करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है प्लग एंड कैप। प्लग एंड कैप का यूज हम वहां करते हैं जैसे हमको कोई पाइप में बंद करना है, वाटर नहीं चाहिए तो वहां हम कैप यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोड ऑफ मेजरमेंट। हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ज्यादातर हम पाइप का मेजरमेंट क्या करते हैं, रनिंग मीटर में करते हैं। रनिंग मीटर में हम तब उसका मेजरमेंट करेंगे जब पाइप का लेंथ 75 mm से कम हो, और अगर 75 mm से ज्यादा हो या 75 mm के बराबर हो तब हम उसको नंबर ऑफ पाइप्स में कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनलेट पाइप। 50 mm डायमीटर इसका होता है। इनलेट पाइप का यूज हम तब करते हैं जब हमको बोरवेल से अपने टैंक को वाटर से फुलफिल करना हो तो वहां हम इनलेट पाइप का यूज करते हैं। इनलेट। अब हमारा आ जाता है आउटलेट पाइप। तो आउटलेट पाइप हम क्या करते हैं, जब हम टैंक से अपने हाउस में वाटर सप्लाई करने के लिए इसका यूज करते हैं, इसको आउटलेट पाइप बोलते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तेज बोलना है, मुझे वाला फिर से। Good afternoon all of you. My name is Arish and now I am here Civil Guruji Institute, Lucknow, and today is my topic BOQ, Bill of Quantity. आज हम बिल ऑफ क्वांटिटी के बारे में जानेंगे क्या होता है। बिल ऑफ क्वांटिटी के बारे में जानने से पहले हम इसके बारे में 3 चीज़ें जानते हैं, इसके की पॉइंट्स का। बिल ऑफ क्वांटिटी है क्या, ये बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते कैसे हैं, और बिल ऑफ क्वांटिटी का यूज़ कैसे करना। इन 3 चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं।
तो सबसे पहले आता है बिल ऑफ क्वांटिटी। है क्या? बिल ऑफ क्वांटिटी में जो होता है हमारा अर्थ वर्क से लेकर फिनिशिंग वर्क तक की एक एक काम की एक एक आइटम की डिटेल होती है बिल ऑफ क्वांटिटी में। दूसरी बात यह है कि बिल ऑफ क्वांटिटी जो हमारा है वो 4M फार्मूला से बनी होती है। जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, कितना यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, ये सब हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी में होता है। जैसे हम पर्टिकुलर प्लास्टर की बात करें तो प्लास्टर में कौन सा होता है, वॉल प्लास्टर है, स्लैब प्लास्टर है, कॉलम प्लास्टर है, फ्लोर प्लास्टर है, कितनी क्वांटिटी में कितनी थिकनेस, क्या रेशियो जो होता है वो सब हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी में होता है। अब हम जानते हैं कि बिल ऑफ क्वांटिटी को एक क्वांटिटी सर्वेयर या बिल्डिंग एस्टिमेटर बनाता है। वो रेट ऑफ एनालिसिस करता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम करता है, दोनों को मर्ज करके जो हमारे पास शीट बनती है उसे हम बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एस्टिमेशन और शेड्यूल ऑफ रेट। एस्टिमेशन के बाद हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट शीट, जो मेंशन नहीं किया अभी, यह आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन में किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका एस्टिमेट करते हैं कि वो कितने बजट में वो बन रही है। ठीक है, जैसे उसका सब स्ट्रक्चर हो गया और सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में कितनी क्वांटिटी में प्लास्टर होगा, आरसीसी वर्क होगा, ब्रिक वर्क होगा, मैन कितने लगेगी, मटेरियल्स कितनी लगेगी, मशीन कितनी होगी, यह सब क्वांटिटी को ओनली क्वांटिटी की बात हो रही है, वो सब हम एस्टिमेशन में मेजर करते हैं। ये हमारे पास है 6 mm प्लास्टर के लिए, ये हमारे पास एक्सेल शीट है 6 mm प्लास्टर के लिए। ठीक है, हम लोग अक्सर एस्टिमेशन में ऐसे ही करते हैं, जैसे हमें 6 mm प्लास्टर है, बेडरूम के लिए कितना सीलिंग में होगा, हॉल के लिए, किचन के लिए, वॉल कमोड के लिए, कवर्ड पार्किंग एरिया के लिए, हाँ, ये सब हम लोग निकालते हैं एस्टिमेशन शीट में। ये हमारी थी अब्स्ट्रैक्ट शीट। अब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होती है? जैसे हम लोग एस्टिमेट कर लिए कि हमारा सब स्ट्रक्चर में इतना प्लास्टर होगा, इतना ब्रिक वर्क होगा, सुपर स्ट्रक्चर में इतना आरसीसी होगी, इतना पीसीसी होगी। अब अब्स्ट्रैक्ट शीट में हम लोग इसको मर्ज करते हैं ताकि हम बिल ऑफ क्वांटिटी की तरफ एक स्टेप और बढ़ सकें। यही होती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट शीट। 6 mm प्लास्टर की टोटल क्वांटिटी जो हमारी लग रही है वो 590.46 स्क्वायर मीटर लग रही है टोटल क्वांटिटी। डीएसआर, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। क्या होता है डीएसआर? देखो, डीएसआर जो होता है हमारा वो लिस्ट ऑफ रेट होता है। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो एक लिस्ट ऑफ रेट बनाती है पर्टिकुलर स्टेट के लिए और सेंटर के लिए कि कहाँ पर क्या रेट अप्लाई करना है। उसी को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रेट या दिल्ली। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, डीएसआर 2018। ठीक है, ए शेड्यूल और लिस्ट ऑफ रेट ऑफ वेरियस आइटम्स। शेड्यूल ऑफ रेट में जानने से पहले हम लोग जानेंगे एक पर्टिकुलर आइटम को पकड़ लेते हैं, प्लास्टर है। अब प्लास्टर को हमें शेड्यूल ऑफ रेट में ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम लोग कंटेंट में आएंगे। कंटेंट में कहाँ जाएंगे? क्योंकि प्लास्टर जो हमारा होता है वो एक एस्थेटिक व्यू प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग इसको फिनिशिंग आइटम में रखेंगे। तो ये हमारा हो गया सीरियल नंबर, ये हमारा हो गया पेज नंबर। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्लास्टर के लिए। अब प्लास्टर में भी 6 mm प्लास्टर है। 6 mm प्लास्टर के लिए ये हमारा हो गया कोड नंबर, ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, ये हमारा हो गया यूनिट, ये हमारा हो गया रेट। ये हमारा काम करता है शेड्यूल ऑफ रेट में, यही होता है। स्पेशली 6 mm प्लास्टर में जैसे इसका रेशियो है 1:3। अब 1:3 में 1 बैग सीमेंट यूज करनी है। सीमेंट के लिए कौन सा यूज करना है, ओपीसी की पीपीसी, पीपीसी में कौन से ब्रांड वैलिड है, कौन से ब्रांड नॉन वैलिड है, ये सब डिटेल हमारे डीएसआर में होती है एस्टिमेशन में। और इसमें क्या होता है 1:3। अब इसमें ये भी डिटेल होता है कि 1 बैग सीमेंट है, 3 बैग सैंड है। सैंड में कौन सा होना चाहिए? फाइन सैंड होता है, पोर सैंड। पोर सैंड वो होता है जिसका दाना मोटा होता है, फाइन सैंड होता है जो बहुत हल्का होता है। इसलिए देते हैं ताकि हमारा सीमेंट के साथ मिक्सअप बढ़िया हो जाए। सीमेंट के साथ अगर मिक्सअप बढ़िया हो जाएगा तो हमारी स्ट्रेंथ जो होगी वो इजीली बॉन्डिंग हो जाएगी अच्छे से। ये हमारा फाइनल में आएगा बिल ऑफ क्वांटिटी की एक शीट है, इसमें हम लोग कोड लिखते हैं, कोड नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में लिखते हैं, रेशियो लिखते हैं, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट। हम इसका यूज देख लेते हैं। मेन पर्पज हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते हैं कि हम वी कैन गेट द डिटेल ऑफ वर्क।
सबसे पहले किसी काम को करने से पहले हमें डिटेल जाननी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में वो लग रहा है, कितना अमाउंट लग रहा है, ये सब हमारा बीओ को हेल्प करता है। दूसरे क्या होते हैं, इट कैन बी यूज टू इवैल्यूएट एंड कंपेयर। हम जो अगर टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बीओ को होना चाहिए, और हमारा सेकंड जो होगा रनर होगा, थर्ड रनर होगा या फर्स्ट होगा, उससे हम कितना कम अमाउंट कितना ज़्यादा है, ये सब हम बीओ को हेल्प से जान लेते हैं। थर्ड होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और बिफोर एंड इट विल हेल्प प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। जब हमारे पास क्वांटिटी होगी, अमाउंट होगी, तो हम प्लान भी कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल अमाउंट आ गया, जिसमें हमने बीओ की हेल्प से ये पूरा फाइनल अमाउंट निकाला है। ये हमारा टोटल टेंडर अमाउंट है 1,46,61,270। हमारी टीम है ये, आप सब लोग हैं इसमें। थैंक यू। Hello engineers, my name is Kamal Kumar Singh, diploma belong to Mirzapur, diploma 2020 पास आउट। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है टाउनशिप लेआउट का, जिसमें हम टाउनशिप लेआउट करते के बाद हम आर्किटेक्ट द्वारा ड्राइंग दी गई, जिसमें हमारे भूमि के भूविभाजन का पता चलता है, जिससे हमारी बिल्डिंग है, बड़ी इमारतें कहाँ पर उसकी फुटिंग आएगी, इसके लिए हम अपना लेआउट करते हैं, जो फुटिंग की मार्किंग हो पाए अच्छे से। सबसे पहले आपने जिस एरिया या जिस प्लॉट का हमको ड्राइंग लेआउट करना होता है, उसका पहले सबसे पहले हम साइट क्लीन करते हैं। साइट क्लीन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे वर्कर द्वारा अगर साइट क्लीन ना किया जाए तो हम वहाँ कार्य करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम उस एरिया को साइट क्लीन करते हैं। और साइट क्लीन करने के बाद हमारे पास जो आर्किटेक्ट द्वारा दी गई ड्राइंग, उसको हम रीडिंग करते हैं और उसमें दिए हुए सभी पेंसिल को रीड करके और उसे दो डायरेक्शन एक्स और वाई डायरेक्शन में उसको हम लेते हैं, जिससे हमें अपने एरिया को सही से मेजर कर पाए और ड्राइंग की फिटिंग अच्छे से पढ़ पाए। और उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होता है, जिससे हमारे कॉलम के हर एक पॉइंट को अच्छे से और दो पॉइंट से तीसरी बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और तीसरी बिंदु और दूसरी इस प्रकार सभी बिंदुओं को पाइथागोरस प्रमेय से सभी पॉइंट को हम मेजर कर लेते हैं, जिससे हमारी फुटिंग पर सही से पढ़ पाए। इसके बाद उसके बाद एक्सरसाइज करने से पहले हम उसको उसी का बनाते हैं, जो हमारे फुटिंग से कुछ दूरी बनाते हैं, जो कि एक्सरसाइज करते समय वो जो मार्किंग करे उससे हट जाए और हमारी फुटिंग का सही पॉइंट मिल पाए। इसके लिए हम उसी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम चूना मार्किंग या थ्रेडिंग करते हैं, जिससे एक्सरसाइज का हमें पता चल सके कि हमारी फुटिंग कहाँ पर एक्सरसाइज करना है और हम उस जगह को सही से एक्सरसाइज कर सकें। इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। थैंक यू।